करण वर्मा अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विचित्र पॉडकास्ट पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी, मैं उसको मुल्क कहूं, एक कबीला कहूं, क्या कहूं, उसकी हालत पर है। क्योंकि आज मैंने ये सोचा कि वहां जो बर्बादी चल रही है, चाहे वो बलूचिस्तान में चल रही हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में चल रही हो, और जिस तरह से मेरा यह मानना है पाकिस्तान कई टुकड़ों की ओर बढ़ रहा है, मैंने सोचा क्यों ना आज पाकिस्तान में से ही एक मोहतरमा से जुड़ूं जो कि वहां का सच्चा हाल बता सकेंगी और आपके साथ भी साझा कर सकेंगी। तो अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं आरजू काजमी जी, वहां की एक मशहूर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, और वो हमें बताएंगी खुद कि वहां असल में हाल चल क्या रहा है, किस तरह से इंसानियत का एक मजाक बना दिया है पाकिस्तान ने। तो जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फ्रॉम पाकिस्तान आरजू काजमी जी, अ फेमस फेस, अ वेरी मैं कहूंगा लॉजिकल एंड रैशनल पॉलिटिकल कमेंटेटर इन पाकिस्तान। आरजू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच करण जी, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आरजू जी, यहां पे पिछले कुछ दिनों से ऑफ कोर्स ये बातचीत चल रही है। पाकिस्तान की वैसे कम बातचीत होती है, पर जब ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं आपके यहाँ, तो फिर बात होनी बनती है कि भाई ये चल क्या रहा है वहां पर। कभी बलूचिस्तान से खबर आती है, जो ट्रेन हाईजैक की हुई पूरी, उसमें एक्चुअल चीज क्या हुई, और स्पेशली तब हम लोग की कान खड़े हुए जब आपके आईएसपीआर ने और सबने कहा कि भाई इसमें हिंदुस्तान का भी नाम ले लिया उन्होंने। तो जरा समझाइए हमें, एक्चुअली ये बलूचिस्तान क्राइसिस क्या है, ये ट्रेन हाईजैक इंसिडेंट क्या हुआ, और क्यों हर बात के लिए भाई भारत का नाम ले लिया जाता है, प्लीज। थैंक यू सो मच सबसे पहले करण कि आपने आज बुलाया। और बिल्कुल बात हम करेंगे बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में आज से नहीं, हमेशा से प्रॉब्लम्स रही हैं, और वहाँ के लोग जो हैं वो पहले भी, जब ये सीपैक वगैरह नहीं था उससे पहले भी प्रोटेस्ट किया करते थे। और वहां से आपको शायद पता हो कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से मिनरल्स और कई चीजें जो कि रिसोर्सेज उनके पंजाब में लाए जाते हैं, और जब वो पंजाब में और दूसरे एरियाज में पाकिस्तान के लाए जाते हैं और उनको उसका कुछ फायदा नहीं होता, यानी सुई गैस जो कि सुई से निकलती है वो पाइप में करके और पूरे पंजाब को सप्लाई की जाती है, पूरे पाकिस्तान में जाती है, लेकिन सुई के ही जो लोग हैं उन्हीं को नहीं दी जाती। तो जब इस किस्म की कई चीजें वहां पर होती थी, पहले नवाब अकबर खान बुगटी साहब थे तो वो भी इस चीज के लिए जो है वो बात किया करते थे और आवाज उठाया करते थे। बल्कि अक्सर हम ये भी सुनते थे कि गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया है। जब उनको उसकी जो पेमेंट बनती थी वो नहीं दी जाती थी, तो अक्सर वहां पर जो पाइपलाइन थी वो उड़ाई जाती थी गैस की, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कुछ पेमेंट कर देती थी, फिर कुछ इस तरीके से सिस्टम चल रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब सी पैक शुरू हुआ और चाइना का वहां पर आना जाना शुरू हुआ, तो वहां के लोगों को पहले तो समझ में नहीं आया। सबको यही कहा गया कि जी सी पैक से पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी और हम दुबई और पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज जैसे हो जाएंगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो पाया, और कई जगह पे करप्शन के केसेस भी सामने आए, जिसमें जो है आसिम सलीम बाजवा साहब जो कि रिटायर्ड फौजी थे, उनको चेयरमैन लगाया गया था, उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लगी। इमरान खान के टाइम में क्लीन चिट दी गई इमरान खान की तरफ से उनको, जबकि पब्लिक या बाकी लोग इस चीज के ऊपर राजी नहीं थे। लेकिन जाहिर है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उनको सीपैक जो गवादर में और कई जगह पे उसके प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर वहां के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। उनको लगा कि उनकी जमीन ली जा रही है और उसमें उनका कोई फायदा नहीं है। जो उनको बताया गया था कि जी आप लोगों को यहाँ जॉब्स भी मिलेंगी, आपके हालात सही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। वो सबसे, आप समझें कि वहां के जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, वो बहुत गरीब है। यानी बाकी पाकिस्तान के लिहाज से उनके पास कुछ भी नहीं है, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी उनके पास नहीं है। तो वो प्रोटेस्ट बढ़ता गया और उसके बाद मिसिंग पर्सन्स के इशू शुरू हो गए कि हर कुछ दिन के बाद कोई गायब हो रहा है, हर कुछ दिन के बाद कोई गायब हो रहा है। तो उसमें भी पहले तो भारत का नाम लिया गया और कहा कि भारत कर रहा है, जाहिर है भारत का बॉर्डर नहीं लगता, भारत क्या करेगा करके ये हमारी ही एजेंसी के लोग लेकर जा रहे थे। और अभी भी आपने देखा कि जो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ है उसमें भी भारत का नाम लिया गया, लेकिन पहले अफगानिस्तान कह रहे थे, इनका ख्याल था कि अफगानिस्तान का नाम लिया था इन्होंने, लेकिन बाद में इन्होंने कहा भारत करवा रहा है अफगानिस्तान के रास्ते। इन्होंने फिर थोड़ी सी लोगों को कहते हैं ना कि थोड़ा इमोशनल करने के लिए, थोड़ा हमारे लोग हो जाते हैं जब भारत का नाम आता है, तो शायद इस वजह से इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पे तो लोग इतना बोल नहीं रहे थे। तो मेरे ख्याल ऐसा कुछ हुआ है।
एक एक करके इसमें ब्रेक डाउन करूंगा मैं चीजों को। जो मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगी जान के चीज और सबको, कि बलूचिस्तान एक्चुअली एक बहुत ही मिनरल रिच जगह है। मतलब इन टर्म्स ऑफ, मैं अगर कोल की बात करूं, गोल्ड सिल्वर हर चीज के मामले में इट इज अ वेरी मिनरल रिच प्लेस। एंड वहां के लोगों को कोई बेनिफिट्स उसके नहीं मिल रहे हैं। इट इज बीइंग शिप्ड ऑफ टू पंजाब। एम आई राइट? इज दिस व्हाट्स यस, हैपनिंग? एग्जैक्टली। एंड वहीं से एक रिबेल स्टार्ट हुआ इस चीज को लेके, बिकॉज आज इतने साल बाद भी बहुत सारी अपराइजिंग्स हम लोगों ने देखी हैं बलूच में, बट इतने साल बाद भी जैसे आपने कहा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है वहां। इट इज इन बिल्कुल डोल्ड्रम्स है वहां। पर मुझे एक बात बताओ आरजू जी, हर जगह का ही यही हाल सुनते हैं हम लोग पाकिस्तान में। आपने बलूचिस्तान का यह हाल बताया, कल को हम पूरे पाकिस्तान में ही जो यहाँ पे विजुअल्स आते हैं, कभी कोई आटे की बोरी के लिए सब मिलके लड़ रहे हैं, खींचातानी चल रही है, इन्फ्लेशन 38% तक चला गया मार्च 2023 की अगर मैं बात बताऊं, तो सिर्फ बलूचिस्तान का ये हाल है। पाकिस्तान में कौन सी जगह थोड़ी प्रॉस्परस है इस समय? विच इज द प्लेस जहां प्रॉस्पेरिटी है इस समय? देखें, अगर आप वो आटे की बात कर रहे हैं तो वो तो कुछ दिन चला था, प्रॉब्लम था, डेफिनेटली था। लेकिन अब नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अगर आप पंजाब में देखें, सिंध में देखें, लेकिन वो भी अंदर के इलाकों में नहीं, मैं मेन जो बड़ी सिटीज है उनकी बात कर रही हूँ, कि वहां पर तो आपको लोग आराम से दिखेंगे शॉपिंग करते हुए, खाते पीते हुए। लेकिन अगर आप पंजाब के भी अंदर के इलाके में चले जाएंगे या किसी छोटे टाउन में, विलेजेस में जाएं, वहां लोगों के हालात बहुत खराब है। इसी तरीके से अगर आप केपी के या कह लीजिए पख्तूनख्वा में जाएंगे, वहां भी ऐसा ही है। पाकिस्तान की जो हालत है लोगों की, वो खराब से खराब होती जा रही है। कई बार हम इस किस्म की भी बात या न्यूज देखते हैं जिसमें लोग खुदकुशियां कर लेते हैं अपने, क्योंकि उनसे जाहिर है कि घर नहीं संभाला जा रहा या जॉब्स नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो एक क्लास है जो कि गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट ले जा रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बार बार आपने देखा कि लोगों के बिजनेसेस नहीं चल रहे, जाहिर है कि उसकी वजह से भी लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं, जॉब में से निकाले जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये बलूचिस्तान की बात नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान की हालत जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा खराब जरूर है। लेकिन बाकी एरियाज भी जो है उनको आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। जो बड़ी सिटीज है उनको छोड़ के अगर आप छोटे टाउन में जाए तो सबकी हालत खराब है। तो बलूचिस्तान में एक और मुझे ये बात बताइए कि हमारे पास बहुत अलग अलग वर्जन्स आए बीच बीच में। जैसे कितने लोग ऑन बोर्ड थे? पहली बात तो 450 थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? 450। 450, उसमें से करीब 100 लोगों का अभी भी हमें क्लियर हिसाब नहीं मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 101 लोग। कई लोगों ने कहा ये चढ़े नहीं थे, फिर कुछ ने कहा ये बीच में उतर गए थे। मतलब एक ऐसी कॉमेडी चल रही थी। तो एक्चुअली में क्या हुआ? सारे लोग, मतलब बिसाइड्स जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनको छोड़ के बाकी सबका अकाउंट है अब, या अभी भी नहीं है? देखिए, कहा गया कि 450 लोग हैं। तो पहले पता ही नहीं लग रहा था कि कितने लोग हैं, और जाहिर है कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी न्यूज नहीं दे रहा था। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने जब देना शुरू किया तो फिर मजबूर होकर इन्होंने 4-5 घंटे के बाद इनको ख्याल हुआ कि अब हमें भी देना चाहिए, तो इन्होंने फिर देनी शुरू की। 450 लोग थे, उसमें से बताया गया कि जी 339 को हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर 101 जो है उसमें से 21 जो है उनको ये कहते हैं कि वो मारे गए। अब इनका ये कहना है कि जी जब इन्होंने ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन से पहले ही बीएलए ने उनको मार दिया था। तो चले वो भी मान लेते हैं। फिर 80 कहाँ गए? तो वो 80 का अभी तक हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए, और उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं जा रहा। और कहा यह जा रहा है पीआर के द्वारा, आईएसपीआर के द्वारा, कि ये एक बहुत सफल ऑपरेशन है। हाँ। मेरे ये नहीं समझ में आया कि इसका सफलता इन्होंने किस तरह से चेक करी, इसकी यार्डस्टिक क्या है सफलता की? 80 लोगों का हिसाब नहीं पता, इंडिया को ब्लेम कर दिया, अपनी कोई गलती नहीं मानी इस पूरे में। ये आप नहीं समझती एक इंटेलिजेंस फेलियर है? कम से कम इतना मानना जरूरी है कि भाई ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है जो ऐसे ट्रेन हाईजैक हो गई। मतलब आप क्या कहोगे इस पे? देखिए देखिए करण, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था, जब मैं इंडियन टीवी पे जा रही थी और यहाँ पे न्यूज भी नहीं दी गई थी, तब भी कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन जिस वक्त डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उनके साथ चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है, हालांकि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर क्या होता है, ये हम लोगों को समझा दें। क्योंकि मैं तो ये कह रही हूँ कि इंटेलिजेंस तो मेरे ख्याल है बीएलए वालों की इनसे ज्यादा स्मार्ट है, जो कि नंबर 1 हमारे यहाँ कहलाती है एजेंसी। क्योंकि उनको पता था कि किस टाइम आएगी ट्रेन, कहाँ से आएगी, किधर से गुजरेगी, अंदर कितने लोग होंगे, और उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी होंगे, सब उन्हें पता था। और इन्हें कुछ भी पता नहीं था।
और इतनी बड़ी ट्रेन हाईजैक हो गई। उससे पहले इंटेलिजेंस फेलियर, जो बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर पाकिस्तान का हुआ था, वो हुआ था एपीएस स्कूल में जो अटैक था, आर्मी पब्लिक स्कूल का। लेकिन इसका मतलब ये है कि 10 साल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं सीखा, और एक बार फिर इन्होंने ये ट्रेन जो थी ये इस तरीके से हाईजैक हुई। उससे 2-4 दिन पहले की ही बात है कि इन्होंने कहा था कि कोई ऑफिशियल्स भी जो हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, वो बाय रोड ट्रेवल ना करें क्योंकि अटैक हो सकता है। तो फिर इतने सारे लोग एक साथ ट्रेन में क्यों बिठाए गए? कई लोगों का ये कहना है कि शायद ये चाह रहे थे कि कोई इस किस्म की चीज हो जाए ताकि उसके बाद ये एक्शन कर सकें बलूचिस्तान में लोगों को। अभी एक जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां भी कोई ऐसा मिलता है जो कि बलूचिस्तान से बिलोंग करता है तो ये उसको अरेस्ट कर रहे हैं। कहीं पर अगर कहीं भी जरा सा भी प्रोटेस्ट चल रहा हो तो ये वहां से ना सिर्फ ये कि लेडीज को भी बल्कि पकड़ के किस तरीके से ले गए हैं, डॉक्टर मारंग बलूच को और कई दूसरे लोगों को, वो सबके सामने यही कुछ हो रहा है। बल्कि कल की ही बात है, हमारे कुलीग हैं इस्लामाबाद में, जर्नलिस्ट हैं वहीद मुराद, उनको पकड़ के ले गए घर से रात को। और पहले तो पुलिस ने कहा कि जी पता नहीं कहाँ है, अब बहरहाल कह रहे हैं कि उनको कोर्ट पे पेश किया है। तो अब किस लिए उन्होंने क्या मतलब किया है, कौन से वो टेररिस्ट हैं? जर्नलिस्ट ही है ना, उन्होंने बात की होगी बलूचिस्तान की किसी चीज के ऊपर, तो बस पकड़ के ले गए। तो यहाँ पर तो ये चल रहा है। नहीं, और कहीं पे भी चैन नहीं। मैं वही बोल रहा था आपसे कि जैसे बलूचिस्तान में तो ये चल रहा है, उधर आपका खैबर पख्तूनख्वा रीजन में जो तहरीके तालिबान के साथ आपका चल रहा है वो एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। और अभी तो मैं पढ़ रहा था, पाकिस्तान ने कहा हम तालिबान से बात करेंगे। एक तरफ बोलते हैं हम वार कर देंगे उनके ऊपर, दूसरी तरफ बोलते हैं हमें बातचीत करनी है। मतलब, और इस पूरे के बीच आरजू जी, जैसे आपने बताया कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, सब कुछ चल रहा है, इस पूरे में भी यूनाइटेड नेशंस में जाके कश्मीर जरूर उठाना है। मतलब मैं दंग हूं ये बात देखकर प्रायोरिटीज के बारे में कि भाई जेब में अभी खाने पीने के हालत वांदे हुए हुए हैं, हर तरफ से घिरे हुए हैं, और इसके बीच में भी चैन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में जाना है, भारत से भी लड़ने की पूरी जंग करनी है। इनफैक्ट मैं सुन रहा था शहबाज शरीफ पंजाब में गए थे कहीं, वहां उन्होंने कोट उतार दिया था, और कोट उतार के वो कहते हैं मैंने गर्मी से नहीं कोट उतारा है, मेरे अंदर जो गर्म खून दौड़ रहा है और एक दिन मैंने इंडिया से आगे निकलना है, उस वजह से मैंने एक कोट उतार दिया है। ये क्या है, ये इंडिया से अभी भी इतना ज्यादा ऑब्सेशन जब अपना खुद का हाउस इन ऑर्डर नहीं? मेरे नहीं समझ आ रही है बात, आप जरा प्लीज समझाएं। देखें करण, पहली बात तो ये कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है जो ये कर नहीं पा रहे। अब ये अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, और अफगानिस्तान आपको पता है कि आधा से ज्यादा अफगानिस्तान जो है वो तो केपीके वाले उसको वैसे ही मानते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी लैंग्वेज एक है, हमारा रिलीजन एक है, हमारा बॉर्डर भी वो कोई खास नहीं मानते। तो वहां पर ये जो कुछ हो रहा है, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको कि पाकिस्तान ने खुद ही बनाया ना, तभी तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वरना कुछ और नाम होता। उसका नाम इन्होंने बदल के फितनउल खारिज रख दिया। इनका ख्याल है कि अब ऐसा कर देंगे तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि हमने बनाया था। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस लोग कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं कि जहां जहां पे तहरीक नाम आ जाता है ना, जैसे तहरीक इंसाफ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक, ये एस्टेब्लिशमेंट की अपनी बनाई हुई पार्टीज होती हैं। अब बाद में ये उनके गले पड़ जाती हैं, वो अलग चीज है। अब इन्होंने टीटीपी बना तो ली, लेकिन उसके बाद अब लोग जो है उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे, या उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे जैसा कि ये चाह रहे हैं कि वो एकदम से टीटीपी को बोले या कुछ करें। जबकि भारत की तरफ ये बार बार अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पे जो चीजें इनसे नहीं संभल पा रही, इनकी जो कह लीजिए इनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है या इनके काम जो है वो सही नहीं है, तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बार बार भारत का नाम लेते हैं। इनकी तो बड़ी कोशिश थी, एक जमाने में हम लोग हंसा करते थे, हम सारे जर्नलिस्ट मिलकर के चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एक एयर स्ट्राइक हो जाए भारत की तरफ से। अब मोदी जी बोलते थे घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद मारते और देते थे, बैठ जाते थे स्टेटमेंट देकर। तो यहाँ पे ये लोग सब चाह रहे थे कि किसी तरीके से हल्का फुल्का फिर से हो जाए, ताकि जितनी भी पब्लिक है उसको ये कह सके देखो जी तुम लोग आटे के लिए रो रहे हो, तो तुम लोग कभी टीटीपी को, कभी बलूचिस्तान वालों को कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ देखो भारत ने अटैक कर दिया। वो भारत ने किया नहीं। तो इनकी जो तमाम वो प्लानिंग थी या जो ये चाह रहे थे वो हो नहीं पाया। तो मतलब इस वजह से भी बार बार ये चाह रहे थे अभी कुछ भारत की तरफ से हमला हो जाए ताकि हाँ इश्यू वो हाँ बन जाए, ये चाह इशू रहे वो बन जाए, टेंशन डाइवर्ट करा दें और कहें कि बलूचिस्तान पे से फोकस हटे लोगों का। क्योंकि इस वक्त हर कोई बलूचिस्तान की बात कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए भी जो लोग हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, वो सिर्फ बलूचिस्तान डिस्कस कर रहे हैं।
वो ये चाहते नहीं। जाहिर है कि वो बात बाहर आ गई। अब सबको पता है कि चाइना वहां पे कब्जा करता जा रहा है बलूचिस्तान में, गवादर में, तो वहां के लोग अब आवाज उठा रहे हैं। मिसिंग पर्संस का इशू जो है वो भी इसी तरह का है कि एक के बाद एक लोग वहां से जो है गायब हो जाते हैं। पहले तो इस्लामाबाद आके बैठा करते थे, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर लोग, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं जाता था, एक गिलास पानी नहीं पूछते थे लोग जाकर उनको। तो अब ये जाहिर क्या है वो कारण है लोग, मिसिंग पर्सन्स का? क्या आपको लग रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? ये पूरी चीज जो है, इज इट ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है? क्या हो रहा है ये एग्जैक्टली? देखें, एक तो ये हमें तो ये लगता है हम लोगों को कि ये लोग खैर ले जाते हैं, अगर कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा होता है या कोई किसी किस्म की बात कर रहा होता है, बहुत सारा खैर हर तरह की बातें की जाती हैं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो तो कहते हैं जी जो लोग बीवियों से नाराज होकर चले जाते हैं वो भी मिसिंग पर्सन में आ जाते हैं। तो वहां तो इस तरह की बात भी की जा रही है। लेकिन जो असल बात है वो ये कि एजेंसीज उठा के ले जाती हैं पाकिस्तान की। उसके बाद वहां के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी आप हमें बता दीजिए। वहां की जो लेडीज हैं वो तो अपने आप को हाफ विडो भी कहती हैं, वो कहती हैं हमें बता दो जिंदा है कि मार दिया है, और इस किस्म की बातें भी की जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि इस्लामाबाद और कई जगह पे बहुत सी डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई और फिर पता लगा कि कहा गया कि शायद ये बलूचिस्तान के लोगों की हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के ये ले जाकर और कहीं रख लेते हैं। कुछ लोग वापस मिलते हैं, बहुत कम, 1000 में से शायद एक, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे तो लगता है या तो ये कहीं निकाल देते हैं। बल्कि एक साहब मुझे कह रहे थे कि ये टेरर ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने कहा इसलिए गायब हो जाते हैं। तो मैंने कहा फिर तो हमें मान जाना चाहिए कि हमारे यहाँ टेरर ग्रुप है। जैसे भारत अक्सर कहता है कि हम यहाँ पे लोगों को रखते हैं, पालते हैं, अब वो उस चीज पे भी वो साफ फंस गए। तो ये मेरा ख्याल है ये एजेंसी वाले ले जाते हैं और उसके बाद कुछ लोगों को शायद ये मार भी देते हो, कोई कुछ पता नहीं। बट आरजू जी, मेरे ये नहीं समझ में आता कि पब्लिक ये चीज कब तक टॉलरेट करती रहेगी। जैसे आपने अभी एक बात कही इंटेलिजेंस फेलियर्स की, 10 साल ओसामा बिन लादेन यहाँ पर रह गया, इंटेलिजेंस को हम्म। सो कॉल्ड कहते हैं, हम्म। हमें पता नहीं चला, वो तो खैर हमें पता है क्या चीज रही। बट आई मीन बुरा हाल है हर तरफ से। इतनी एक तरह से पूरी जो मतलब जमात में कहूं या सब लोग कहूं, उनमें इतनी रिजेंटमेंट हम लोग कई बार देखते हैं, हम लोग वीडियोस देखते रहते हैं अलग अलग तरह के। ऐसे में भारत से नफरत का लेवल अब कितना है? जैसे पहले इट यूज्ड टू बी वेरी इमोटिव, कश्मीर की बात कर दी एकदम से उबाल आ जाता था। अब पाकिस्तान जब यूएन में जैसे कश्मीर जाके करती तो पब्लिक पलट के उसको कहती नहीं कि भाई तुमसे संभल रहा नहीं है, जो जो तुम्हारे पास है, बलूचिस्तान अलग होने के कगार पे, खैबर पख्तूनख्वा में अलग चीजें चल रहे हैं, तुम्हें अभी भी कश्मीर की और भारत की पड़ी है। ये अब आया है पब्लिक में सेंटिमेंट, या अभी भी इमोशनल एंड हिटरेड है वो वाली? देखिए पब्लिक में मैंने पिछले 3-4 साल में 2-3 चीजें तो जरूर देखी हैं। एक जी। तो ये कि पब्लिक अब कश्मीर के ऊपर इमोशनल नहीं है। पब्लिक अच्छा। जो है वो अब अगर ये कहते भी है ना कि हमने कश्मीर लेना है, ये लेना है, तो वो कहते हैं भाई यहाँ के कश्मीर को क्या कर लिया आपने? यहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट आपने करा दी है? यहाँ पे कौन से बड़े आपने लड्डू बांट दिए कि हम कहे कि उधर का भी ले लेंगे? पब्लिक अब उस पर नहीं जाती। पब्लिक की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसको सिर्फ ये फिक्र होती है कि मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया है, बात का जो लंच और डिनर है वो मैंने कैसे सरवाइव करना है। पब्लिक उस जगह पर आ गई। पब्लिक को कोई फिक्र नहीं है कि क्या हो रहा है कश्मीर का। और दूसरी तरफ ये कि आपके यहाँ जैसे पीएम मोदी आए और उनसे पहले की भी जो गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इकोनॉमी पे बहुत काम किया है। तो जी। आप लोगों को सब जानते हैं कि आप लोग सिर्फ एक बार शायद आईएमएफ गए होंगे और एक बार सिर्फ आपकी इमरजेंसी लगी होगी, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं हुआ। आपके यहाँ जो है सिविलियन गवर्नमेंट है और बिल्कुल स्टेबल है। बल्कि अभी जो है वो अमेरिकन कांग्रेस ने जो बिल दिया है जो हो सकता है कि पास भी हो जाए, जी जी, उसमें पाकिस्तान के आपने खिलाफ डेफिनेटली सैंक्शन। पाकिस्तान एग्जैक्टली उसमें यही कहा गया है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। अब हम्म। ये इस बात को माने या ना माने लेकिन पाकिस्तान में एक डिक्टेटरशिप है। हर चीज पे अगर आप लोगों को उठाकर ले जाएंगे और लोगों को इस तरह से फोर्स करेंगे कि वो आपकी ही जबान बोले तो फिर यही होगा। तो पब्लिक तो उधर से हट गई है। पब्लिक तो अब मेजोरिटी जो है वो भारत के खिलाफ है, ना भारत के खिलाफ बात करती है। वो कहती है भाई हमें जीने दो, हमें हम आराम से रहने दो, हमें नहीं चाहिए, ना कश्मीर चाहिए, ना भारत से हमें कोई गजवा हिंद लड़नी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी अपनी तरफ से लगे हुए हैं तो ये लगे रहेंगे, इनका यही काम है। लेकिन पब्लिक इस तरफ नहीं आ रही। दूसरा, पब्लिक इमरान खान से पहले भी खैर थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक को समझ आ रही थी फौज की और इस्टेब्लिशमेंट की। अब बहुत ज्यादा हट गई है। अब अगर आप छोटे छोटे एरियाज में भी जाए ना, टाउन्स में जाए, विलेजेस में जाए, तो आपको लोग अगर आप किसी से पूछें कि जो कंट्री की हालत हुई है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है,
तो वो फौरन ही एस्टैब्लिशमेंट और फौज का नाम लेंगे, वो गवर्नमेंट को या सिविलियंस को बाद में काउंट करेंगे। ये चीज इनके लिए बड़ी खतरनाक हो गई है, इसलिए कि ये तो पहले अपना एक उन्होंने बना के रखा था ना कि हम हैं और हमारे से ही सब बचा हुआ है, नहीं तो भारत हमें खा गया होता, और हम बड़े हमारे हमारे शहीद हैं और हमारे ये है सब करके। तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, जो शहीद है उनकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन जो बाकी लोग बैठे, बल्कि जो बॉर्डर पे सिपाही खड़ा है उसकी भी रिस्पेक्ट है। ये जो ऊपर के लेवल पे जो जनरल्स है ना, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं या इधर उधर प्लॉट श्लॉट लेते फिर रहे हैं, तो उनसे लोग अब बिल्कुल हट गए। और उनकी अब मेरे ख्याल ये दो चीजें पाकिस्तान की पब्लिक ने अपने माइंडसेट चेंज कर ली है, और ये यही चीज से ये परेशान है कि वापस कैसे लाए। तो मैंने लोगों की तो बात कर ली, आपके मुल्क की बात कर ली, जो भी थी, बट अब मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज आपकी भी एक जर्नी रही है, काफी जर्नी रही है, आपने काफी बोला है, आपने बड़ी बेबाकी से बात करी है टाइम एंड अगेन, खुद अपने मतलब वहां पर बैठ के भी आपने बोला है किस तरह से माइनॉरिटीज के साथ बुरा हुआ है पाकिस्तान में, हिंदू सिख्स के साथ बुरा हुआ है, हिंदू लड़कियों के साथ बहुत दुष्कर्म हुए, बहुत चीजें हुई हैं। हाउ डू यू फील, मतलब जब आप वहां पर रहते हो, आप कब आए वहां पर, आपका किस पीढ़ी, आपकी ओरिजिनल अगर मैं रूट ट्रेस बैक करूं तो वेयर डू दे गो? आई थिंक आपने बताया था प्रयागराज से है। प्रयागराज और दिल्ली। प्रयागराज एंड दिल्ली, एंड इट वाज योर दादाजी हु मूव्ड, कैसे हुआ पूरा जरा बताइए, जो आप शेयर करना चाहो अपनी जो जहां जर्नी। तक मुझे पता है बिल्कुल, जो दादाजी थे, बल्कि मैंने तो ट्वीट भी लगा दी थी, वाट लगा दी दादाजी, तो उस पर मुझे बड़ी डांट भी पड़ी थी पाकिस्तान में लोगों से। तो वो दादाजी मेरे आए थे वहां से, प्रयागराज से, जो कि पहले इलाहाबाद कहलाता था, जी, और वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के मेरे ख्याल है कुछ साल के बाद ये लोग यहाँ पर। इलाहाबाद से पहले प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद खिलाया, अब वापस प्रयागराज है, हाँ, मतलब हाँ। और हम लोग वहां पे कड़ा, एक टाउन है कड़ा, वहां से मेरे पेरेंट्स या मेरे दादाजी जो थे वो आए थे। और मेरी मदर की जो फैमिली थी वो दिल्ली में रहते थे, और ये लोग दिल्ली से, और वहां पे करोल बाग कोई जगह हाँ है। हाँ, हाँ जी जी, जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। करोल बाग जी, वहां से। और इस तरह से ये लोग यहाँ पर आए थे, और फिर जाहिर है कि फिर यही रह गए। और लेकिन हमारे घर में, मैं जब इंडियन टीवी पर गई थी फर्स्ट टाइम, आई थिंक 2019 की एंड में, अर्नब गोस्वामी जी का शो था, और मुझे कॉल आया, तो आई वाज लिटिल कि मैं वरिड के मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि अर्नब का शो तो मैंने सुना था कि बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, तो लेकिन खैर फिर मैं हिम्मत करके चली गई। तो वहां पर सबको ये लगा कि क्योंकि मेरी एक्सेंट वो थी यूपी वाली, तो उससे पहले जितने लोग गए थे उनकी पंजाबी एक्सेंट थी, तो फिर लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि मेरी एक्सेंट जो है वो यूपी जैसी कैसे है। तो फिर उन लोगों का इससे पता चला कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया से ही यहाँ पे माइग्रेट करके आए थे। तो बस इस तरीके से सफर शुरू हुआ। फिर उससे पहले खैर जर्नलिज्म तो मैंने पहले जाहिर कंप्लीट की ही थी, मैंने मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों जर्नलिज्म में किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने प्रिंट मीडिया ज्वाइन किया, थोड़े देर से प्रिंट मीडिया के साथ रही, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ज्वाइन किया, 4-5 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ भी मैं अपना एक पॉलिटिकल शो किया करती थी, वो किया, और मुकालमा के नाम से, और बस इस तरह से फिर सफर चलता रहा। बट आपके घर पे लाइक हमेशा एक बात रही, जैसे आपने कही दादाजी ने वाट लगवा दी, तो ये कब लगना शुरू हुआ कि यार ये गलत बयाना हो गया, वहां पर तो चीजें काफी अच्छी थी, कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, और यहाँ पर आपके दादाजी क्या कर रहे थे एग्जैक्टली, व्हाट वाज ही डूइंग हियर, मतलब क्या उनका कुछ अपना कारोबार था, क्या था आपके दादाजी का जब ही शिफ्टेड? देखिए वो तो मुझे इतना नहीं पता, मेरे जाहिर है कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह होगा, बिकॉज मेरे फादर बहुत यंग थे जब वो वहां से आए थे, आई थिंक ही वाज इन स्कूल और समथिंग। तो इस तरह से ये लोग शिफ्ट हुए थे, तो मेरे से तो बहुत पहले जो थे वो दादाजी जो थे वो नहीं रहे थे, तो इसलिए मुझे उनका तो इतना नहीं पता। लेकिन मेरे फादर जो थे वो भी जर्नलिस्ट ही थे, और हाँ, उन्होंने भी जर्नलिज्म में ही काम किया था, और इवन उन्होंने बुक वगैरह भी लिखी, और ये सारा कुछ ये इस तरह से रहा। और जो मेरे नाना जी थे, नाना जी का वहां पर होटल था, और वो जो रेस्टोरेंट नहीं होटल था, तो वो भी वहां से, मतलब बिजनेस कम्युनिटी से ही थे। और ये लोग फिर कराची शिफ्ट हुए थे, ये सबके सब ना, मतलब इन्हें अलग अलग लगा थे, दे डोंट नो ईच अदर, लेकिन ये के शिफ्ट हुए थे जी। इन्हें लगा कब, जैसे आपने बात कही ना कि भाई वॉट लगा दी दादाजी ने, इस तरह की बात लगनी कब शुरू हुई कि यार मुझे वहां पर
आपको या आपके घर पे ये सेंटिमेंट आया पहले या आप ही से आना शुरू हुआ नहीं, ये सब? वो हुआ ये कि वो मेरे घर पे तो खैर जब मेरे पेरेंट्स बात करते थे तो हमेशा कुछ ना कुछ भारत का डिस्कस करते रहते थे। हमारे यहाँ वर्ड्स भी बहुत से ऐसे ही बोले जाते हैं जो कि इंडिया में, इसी वजह से वो हिंदी के कई वर्ड्स हैं वो मैं पिक कर लेती हूँ। मेरे 2 भाई हैं, बड़े 2 भाई हैं और सिस्टर मेरी कोई नहीं है। तो जब एक भाई मेरे पहले यूरोप चले गए काफ़ी साल पहले, अच्छा। उसके बाद दूसरे भाई जो हैं अभी कुछ टाइम पहले वो भी चले गए। तो वहां से मुझे लगा कि बल्कि इनफैक्ट मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी और उस वक्त मेरे भाई जो थे वो जाने वाले थे। तो मैं उनसे बात कर रही थी फोन पे और इवन गाड़ी भी ड्राइव कर रही थी, साथ साथ बात कर रही थी अपने, बल्कि एक इंडियन दोस्त से ही बात कर रही थी। तो मैंने उनको कहा कि पहले एक भाई चले गए मेरे और अब दूसरे भाई जा रहे हैं और मुझे फिर ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, कि मतलब दोनों भाई चले जाएंगे, फैमिलीज उनकी चली जाएंगी। सो आई फील के यहीं पे रह जाऊंगी मैं। तो मैंने उनको कहा कि दादाजी तो आए होंगे कि यहाँ पे कोई फ्यूचर होगा उनकी फैमिली का, जो आगे हम्म, फैमिली होगी। और मैंने कहा यहाँ पे हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने, जब दूसरे भाई जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं। तो जी। उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि उनका या उनके बच्चों का यहाँ कोई फ्यूचर है, तो इसलिए हम्म, वो भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा अब हाल ये है कि दादाजी यहाँ ले आए कि यहाँ पर फ्यूचर है और वहां पर हमारा इतना बड़ा घर और वो सब कुछ जो लोगों ने वहां से वीडियोस बनाकर भेजी जहाँ पर मेरे दादा का घर था। बल्कि जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज भी थे। तो मैंने कहा अच्छा भला हाँ। घर छोड़कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैंने कहा यहाँ पर आए और यहाँ किसी को फ्यूचर ही नहीं दिख रहा अपना। तो वहां हम्म, से मुझे लगा कि मैंने उनको बोला कि दादाजी ने वाट लगा दी। तो मेरी हम्म, क्योंकि ऐसे ही हंसने बोलने की आदत है तो मैं ऐसे बात कर रही थी अपने दोस्त से। और फिर उसके बाद जब मैंने गाड़ी रोकी तो मैंने कहा चलो मैं ट्वीट लगा देती हूँ। तो मैंने वो ट्वीट लगा दी और वो ट्वीट इतनी वायरल हुई कि जी। पाकिस्तान में तो मुझे खूब ही बातें सुनने को मिली। पाकिस्तान में वैसे आपको सुनने को मिलता है बिकॉज आपने काफी बोल्ड चीजें कर रखी है। मैं अगर अभी देखूं भी तो पीछे मुझे गौतम बुद्ध जी का वो भी दिख रहा है। एंड हम्म। वहां पे एक मैंने एक सोच देखी है जनरल कि भाई बुद्ध नहीं होने चाहिए, आइडल्स नहीं होने चाहिए, टीका नहीं लगाना चाहिए, बिंदी नहीं लगानी चाहिए। जनरल जो होते हैं हिंदू चीजों से एक वो उनको बड़ी पैथोलॉजिकल लेवल पे एक हेट्रेड रहती है। तो आपने कई जगहों पे इन सब चीजों को डिफाई किया है। आपने हिंदू हम्म। फेस्टिवल्स भी विश हम्म। किए हैं, आपने सनातन धर्म की भी बातें करी हुई हैं। तो आपको कभी रेजिस्टेंस या कोई कैंसिल होना या कुछ ऐसा फेस करना पड़ा वहां पे? बहुत बार फेस करना पड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये मेरे घर में स्टैचूज वगैरह या इस तरह की चीजें जो हैं वो मेरे पेरेंट्स भी रखा करते थे। ये कोई मैं फर्स्ट टाइम मैं नहीं कर रही हूँ। और हम्म, मेरी जो पेरेंट्स की शादी की पिक्चर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो मेरी मदर ने साड़ी पहनी हुई है। तो वो हम्म, हमारे हमारी फैमिली में हमने कभी भी उस कल्चर को छोड़ा नहीं जो हम भारत हम्म, से लेकर आए थे। और हम्म, बिंदी वगैरह भी लोग लगा लेते हैं, शादी में फंक्शंस में लगाते हैं, मुझे पसंद है, मैं भी लगा लेती हूँ। तो लेकिन हाँ, मुझे बहुत कुछ देखने को मिला, मुझे बहुत तरह की थ्रेट्स आई, मुझे गोलियां तक मारने की आई और मुझे लोगों ने वीडियोस बनाकर मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। वो वीडियोस भी मैंने शेयर की थी सोशल मीडिया के ऊपर। और मुझे फिर विक्रम सिंह साहब जो कि यूपी के उसमें पुलिस में रह चुके हैं, जी, आप जी, जानते होंगे डेफिनेटली। जी, जी। मैंने तो उन्होंने पॉडकास्ट किया मुझे, था उनके साथ। हाँ, तो बहुत वो भी हमारे ही इलाहाबाद या प्रयागराज से हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये तमाम चीजें जो है ना ये रखा करो जो तुम्हें ऐसे डराते धमकाते हैं या थ्रेट्स आती है ना, क्योंकि ये फिर आगे आपको काम आती है अगर कोई इस तरह की कोई हरकत हो जाए, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो तो मैंने फिर उनकी बात को रखते हुए, अब मुझे जितनी भी आज तक में भी मुझे कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते हैं, बल्कि एक ने तो कहा था मैं तुम्हारे सर में 10 गोलियां मार देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, नमस्कार मत बोलना, ये ना करना। तो ये वाला माइंडसेट यहाँ पर है, ये हम्म, माइंडसेट पाकिस्तान में है। और ये आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई मदरसे से निकल कर आएगा तो आप कहेंगे कि इनका है। आपको बड़े बड़े पढ़े लिखे और जिनको आपको लगेगा कि ये तो बड़े प्रोग्रेसिव होंगे, वो भी ऐसी बातें करते हुए मिलेंगे। तो यहाँ हम्म, पर ये चीज तो है, थोड़ी एहतियात तो करनी पड़ती है बाहर निकलते हुए और ऐसा। लेकिन अच्छी बात यह हम्म, कि कई लोग ऐसे ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने तारीफ की है, जिन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए और बैलेंस बात करनी चाहिए। हम्म, नहीं, आपने काफी गट्स दिखाई हैं इसमें ये तो मुझे मानना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट इजी इसमें रहते हुए।
आपको लगता है इन जनरल, जैसे आपको कितना पता है हमारा, जैसे आपको तो फिर भी पता है, कितना वहां पे लोगों को पता है अबाउट हिंदूज, अबाउट सनातन धर्म, अबाउट द कल्चर? जानने में लोगों में अब एक, आपको लगता है, क्यूरियोसिटी है? डू दे नो अबाउट इट? बिकॉज मुझे पता है एक समय होता था जब बहुत छोटा था मैं, और इनफैक्ट पहले मेरे से भी, जब रामायण आती थी यहाँ पर, तो कहा जाता था पाकिस्तान से भी कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, उनको भी बहुत पसंद आती है ये आती। तो आपका कोई परिचय रहा रामायण की ओर, महाभारत की ओर, हमारे भगवत गीता और बाकी टेक्स्ट की ओर? आप लोगों के यहाँ पढ़ा किसी ने? और क्या बाकी लोग ओपन हो रहे हैं? बिकॉज कुछ वीडियोस आते हैं जिसमें हो रहे होते हैं लोग ओपन, बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं, या अभी एज सच नहीं है, दे आर स्टिल अवर्स टू इट? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके घर में आपको जो है वो गीता, बाइबल और कुरान साथ में दिखाई देंगे, वरना अदरवाइज ऐसा नहीं है। लोग नहीं पढ़ना चाहते। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मुझे एक साहिबा मिली किसी जगह पर, और वो लोगों से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैंने जी कुरान पढ़ा, उससे ये हुआ वो हुआ। तो मैंने उनको कहा कि आपने क्या कभी गीता या बाइबल पढ़ी है? तो वो कहने लगी कि मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, क्यों जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, ये सबसे बेहतरीन बुक है जो मैं पढ़ रही हूँ। मैंने कहा मान लिया कि सबसे बेस्ट बुक है जो आप पढ़ रही हैं, लेकिन बाकी भी तो आप पढ़िए। आपने बगैर पढ़े अपनी बुक को बेस्ट बता दिया। आप पढ़िए और फिर कहिए कि आपकी बेस्ट है। तो वो फिर मुझसे लड़ने के लिए मतलब तैयार हो गई। फिर लोगों ने मुझे ही रोका कि बस कर दो, मत बोलो। तो हमारे यहाँ अभी तक माइंडसेट वही है। हमने इसीलिए, आप देखें सिंध में जो हालत है कि मियाँ मिट्ठू और किस किस तरह के लोग हैं जो हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, जबरदस्ती उनके रिलीजन चेंज करवाते हैं। और उनको इमरान खान और पहले के जो आर्मी चीफ थे, जो हमारे जो कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथ फोटोज हैं उनकी। तो आप सोचें कि उनको किस लेवल तक इन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती है। वजह के लोगों को अरेस्ट किया जाए, उनके साथ ये हाई प्रोफाइल्स फोटो बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर तो यही चल रहा है। बहुत ही कम फैमिलीज रह गई हैं यहाँ पर जो कि हिंदू फैमिलीज हैं। वो भी बेचारे डरे सहमे रहते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा है इन लोगों का, जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं। और किसी की बहन को ले गए, किसी की बेटी को ले गए, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी को कुछ कह दिया कि यहाँ पर। और ये बात मुझे, बल्कि एक क्रिश्चियन फैमिली मुझे मिली और वो कहने लगी कि आप सिर्फ हिंदू फैमिलीज की बात करती हैं, हमारा भी यही हाल है। हमारी भी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, हम भी ये सारा कुछ फेस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये वो पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि कोई और रिलीजन रहे ही नहीं। इसीलिए, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ऐसी बातें करते हैं। मैं अभी कुछ टाइम पहले एक फैमिली से मिली और उनके जो बच्चे थे, यानी हार्डली मेरे ख्याल है टीनेजर्स ही होंगे, और इतनी नफरत थी उनके बातचीत में कि नहीं नहीं नहीं, बड़े गंदे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। मैंने कहा किससे मिले हो तुम, किसको देखा है? तो मैं मतलब वो एक हिंदू रिलीजन को लेकर और हिंदूज को लेकर उनके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी ना कि मुझे उलझन लग गई। मैंने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या सिखाया है इनके माँ बाप ने इनको, और क्या ये बता रहे हैं कि छोटे बच्चे समझे कि उनके माइंडसेट में ऐसा था। तो नहीं नहीं, वो तो गाँव मूत्र पीते हैं, वो तो ये करते हैं वो करते हैं। उन्होंने इतना फजूल बोला कि मैंने कहा कि उनको मैं समझाने की कोशिश करती रही। फिर उसके बाद मुझे लगा इनका कुछ नहीं हो सकता। तो मैं फिर वहां से हम लोग निकल गए। मतलब उनके घर हम थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद हम निकल गए। तो यहाँ पर अभी तक ये, और वो बच्चे जो थे करण, वो इंतहाई मॉडर्न और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है ना वहां पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी उधर मदरसे में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। तो आप उससे अंदाजा लगाइए। मुझे कई लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर तो नमाज नहीं हो सकती, तुमने तो गौतम बुद्धा का स्टैचू रखा हुआ है, तुम्हारे घर में तो और स्टैचू है, तुम्हारे घर में तो कोई आ नहीं सकता। मैंने कहा मत पढ़िए, मेरे पेरेंट्स तो पढ़ लिया करते थे और कुछ नहीं होता। तो अगर किसी को नहीं पढ़नी तो ना पढ़े, मैं तो किसी को नहीं बुला के ला रही कि मेरे घर में नमाज पढ़ो। तो यहाँ पे ये माइंडसेट भी है। लेकिन आपको मेरी तरह के लोग भी मिलेंगे। जब मैं टीवी पर गई थी, इंडियन मीडिया पर गई थी, तो बिल्कुल मैं, यानी 2019 के स्टार्ट में, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या रिप्लाई करना है, क्योंकि वहां पे वो आपको पता है कैसे वो एकदम लड़ने शुरू हो जाते हैं सब लोग बैठ के। तो मुझे जो बाकी के पैनलिस्ट थे ना, जो मुझसे काफी पहले जा रहे थे, तो वो मुझे कॉल किया करते थे और मुझे कहते थे बस आपने कुछ नहीं सुनना, आपने बस पढ़ जाना है इनके पीछे ना, आपने बस कुछ भी बोलना है, आपने बिल्कुल हार नहीं माननी। वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे, सुनो ही नहीं।
अच्छा, तो मैं वैसे ढक्कन हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई कॉल माई सेल्फ, मेरे मेरे दोस्त भी मुझे यही कहते हैं। तो वो मैंने वही किया, मैंने काफी कुछ टाइम जो है ना, वो मैं लड़ती रहती थी। उसके बाद ऐसे ऐसे करके फिर मैंने तारिक फतेह साहब को सुनना शुरू किया। जैसे होता है ना, शो के बाद दोबारा शो देखते हैं कि क्या वैसे जी वहां जी तो जी। क्या चल रहा है। तो मैंने कहा यार वो तो ठीक ही बोल रहे थे, मैं खामखा ही लड़ रही थी। तो फिर ऐसा-ऐसा करके ना, फिर मैंने ज़ाहिर है मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी बने और उन्होंने भी मुझे कई चीज़ें बताई, और यहाँ से भी लोग जो ढंग के थे उनसे मेरी बात हुई। तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने जो हम्म बोलना चाहा वो बोला। उसके बाद मुझे, आप यकीन करें करण, कई लोगों ने मुझे, जिसमें पैनलिस्ट भी शामिल थे पाकिस्तानी, मुझे कॉल करके ये क्या कर रही थी? ये क्या बोल रही थी? ये नहीं बोलना था, हँस क्यों रही थी? मैंने कहा भई मैं तो ऐसे ही करूँगी, ठीक है? आपको जो करना है आप करो, मुझे ना सिखाओ। फिर ऐसे-ऐसे करके फिर मैंने जो है वो, जैसा मेरा था, जैसा मेरा कह लीजिए फैमिली बैकग्राउंड था, या जैसे मुझे मेरी फैमिली के साथ मैं रहा करती थी, मैंने वैसे ही बात करनी शुरू की। हिम्मत तो करनी पड़ती है डेफिनिटली, नहीं लेकिन नहीं, फिर आप आप आ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत हिम्मत करी है। स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड इन पाकिस्तान, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। तो वो तो आप उसमें तो यू आर समवन हु हैज टू बी वेरी स्ट्रांगली अपलॉडेड फॉर दैट। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट मुझे ये लगता है आरजू जी, कभी कभार आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान में रहते हुए, जहां पर मेरी वॉइस एक माइनॉरिटी की है, बिकॉज हुँ, आपकी जो हुँ, सोच है हुँ, उससे बहुत कम लोग वो रखते हैं, हुँ। अग्रीमेंट रखते हैं, आपको नहीं लगता कि यहां पर आपके अंदर यहां पे रह के चेंज लाने का मन है? या आपको लगता है भाई मैं खुल के अपना जीवन जीऊं, लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठूं बैठूं, तो व्हाई नॉट स्टेप आउट ऑफ पाकिस्तान? कुछ ऐसा ख्याल नहीं आता आपको? व्हाट डू यू थिंक? मुझे आता है, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दोनों तरह के ख्याल आते हैं। मुझे ये भी ख्याल आता है कि नहीं, मुझे यहीं पे रह के अपनी आवाज़ उठानी है, इसलिए कि बाहर जाकर ये काम बहुत आसान है कि आप हम्म जो है वो ग्राउंड पे नहीं है, आपको कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। आप सिर्फ एक सोशल मीडिया से आप न्यूज़ ले रहे हैं और उसके बाद आप बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे रहूँगी और यहाँ पे रहकर मैं देखूंगी कि किस तरह का प्रेशर आता है, किस तरह की महंगाई है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो क्या हो रहा है, या गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह, अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे दोस्त हैं, उनको कल पकड़ के ले गए ये लोग। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रहकर जो है वो ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। बाहर हम्म जाके हाँ, ठीक है, आप अपने आप को बचा जरूर लेते हैं और हम्म वो सब कुछ है, लेकिन बहरहाल फिर भी आपकी वो वैल्यू नहीं रह जाती जो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ रहकर जो है मैं ज्यादा अच्छा काम कर पाऊंगी। फिर वहां नहीं, जाकर मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वही चलेगा। आप तो जरूर बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, पर जैसे होता है ना, बाकी सब अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे आर ट्राइंग कि भाई बिकॉज ऑफ बेटर ग्रीनर पास्चर्स दे आर मूविंग टू हम्म। यूके, यूएस, दुबई, अदर प्लेसेस। तो वो ख्याल आपको नहीं आया? यू आर वेरी कमिटेड कि मुझे पाकिस्तान में ही रहना है, यहीं पर हालात सुधारने हैं। हाँ, मुझे मेरे सुधारने से बड़े-बड़े लोग चले गए, उनके सुधारने से ना सुधरे तो मेरे करने से क्या होगा? लेकिन हम्म मुझे ये लगता है कि मुझे पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, और मैं यहाँ से छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर रहकर ही बात करूँगी, अपने लोगों के साथ ही मैं खड़ी रहूँगी, और हम्म जब तक कर पाई तो डेफ़िनेटली यहीं से करूँगी, मैं यहीं से करना चाहूँगी। हम्म। इंडिया में आपके कैसे दोस्त हैं? इंडियन कनेक्शंस आपके, आप कभी इंडिया आए, आपका कभी आना हुआ, या सिर्फ वर्चुअली रहे हैं आपके जो कनेक्शंस रहे हैं? नहीं, इंडिया मेरा कभी आना नहीं हुआ, और ओके। इंडिया में खैर मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग कभी मिले ना हो या कुछ हो। सबने मेरा हम्म बहुत ख्याल किया है और सबने बहुत अच्छी एडवाइसेस भी दी हैं, और कोई बात समझ में नहीं आती तो भी मैं पूछ हम्म। लेती हूँ। और बल्कि लास्ट टाइम एससीओ की मीटिंग जब हो रही थी तो आपके यहाँ जी जी। तब मेरा आने का हुआ भी था। इवन मुझे अम्बेसी ने गोवा भी में। कॉल किया था। जी, अम्बेसी ने भी कॉल किया था, और वीजा ऑफिसर जो थे वो कह रहे थे आप चली जाएं, तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली वाले में जाऊंगी। उस वक्त एक गोवा में ओके। था और दूसरा दिल्ली में था। अब मुझे वो मीटिंग से तो इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरेस्ट नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू गो टू दिल्ली और मैं जाके अपने तमाम दोस्तों से मिलकर आऊं। तो इसलिए कि उनसे मिलने का बहुत हो रहा था, लेकिन खैर वो दिल्ली वाला नहीं हो पाया, तो इसलिए फिर हम्म, मैं यहीं रह गई। लेकिन अभी जो एससीओ की मीटिंग हुई और यहाँ पे जो मीडिया के लोग आए थे थोड़े बहुत, जी। करण आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब मिल रहे हैं। ओके। हम ऐसा लग रहा था जैसे आपके कॉलेज के और स्कूल हम्म के फ्रेंड्स आपको बहुत टाइम के बाद मिले होते हैं ना, जो वो हम लोग एक हम्म
चीखे मार मार के जो हम एक दूसरे को जादू की झप्पियां दे रहे थे ना, तो दैट वाज, तो मुझे तो कई मेरे पाकिस्तानी जो मीडिया के लोग हैं वो कह रहे थे आज तो तुम बड़ी खुश होगी, तुम्हारा तो सारे का सारा ग्रुप यहाँ आ गया। तो मैंने कहा नहीं, सारे नहीं आए, लेकिन फिर भी जिनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो बहुत अच्छा लगा। तो डेफिनेटली कभी हो सकता है कभी आना हो, लेकिन अभी तो पता नहीं, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं ना कि कोई थोड़े टर्म्स बेहतर होंगे, आना जाना शुरू होगा या कोई इवेंट होगा तभी जाना चाहिए, अदरवाइज आपके यहाँ से कुछ नहीं, हम होकर आ जाएंगे। यहाँ फिर वो जो हमारे भाई लोग हैं ना, वो जीना आराम कर देते हैं लोगों का, कि कहाँ गए थे, किधर गए थे, किससे मिले थे। और मेरा तो वैसे ही आपको पता है कि मेरा तो फेमस है कि मैं तो बहुत ज्यादा, मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, और मैं उन चंद, मुझे एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा था इंडिया से कि उन चंद पाकिस्तानियों में से हूँ जो नहीं छुपाते कि मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल। एंड पाकिस्तान में जैसे अभी इन्होंने होस्ट भी किया, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर, मुझे इतनी हंसी आई, इतने सालों बाद एक इवेंट होस्ट करने को मिला। आई थिंक 29 साल या 28-29 साल बाद एक इवेंट होस्ट किया। पहले हफ्ते में सबसे पहली टीम जो बाहर गई वो पाकिस्तान निकली, और 780 करोड़ का घाटा हो गया। मतलब पीसीबी को 780 करोड़ का घाटा कैसे हो गया, मेरे को ये नहीं समझ आता कि इसमें घाटा भी कर लिया। और साथ ही साथ अब उसके बाद जो हंसी आई मुझे, वो जब एक वीडियोस बहुत आपके यहाँ से वायरल हुए कि कोई दुबई में कोई 22 पंडित बैठे हुए थे जिन्होंने बैठ करके कुछ जादू टोना किया, जिससे कि पाकिस्तान की टीम हार गई और जिससे इंडिया की टीम हर बार जीत जाती है। और अभी जब न्यूजीलैंड से भी आप लोग के मैच चल रहे थे तो कहा अभी तक वो जादू टोना चलता आ रहा है, जो कि अभी हटा नहीं है। और ये जो जादू टोने वाली बात है ना आरजू जी, ये मतलब मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों से भी बहुत ज्यादा आती है। इमरान खान ने तब बोला हुआ है ये, जबकि मैं एक बार इंडिया आया था तो वहां पे जहीर अब्बास बैटिंग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था उनपे किसी जिन ने कुछ कर रखा है। और बाद में इमरान खान ने शादी किनसे करी वो मैं क्या ही बोलूं उसके ऊपर। तो ये क्या कल्चर है, ये वाली चीज बहुत मेन स्ट्रीम है वहां पर कि आपने ये किया है, आपने वो किया है, क्या कहोगे आप इस पर? वो तो यहाँ पे तो वो जो हमारे मुल्ला माफिया जिन्हें मैं बोलती हूँ, तो वो तो खुद भी तो इतना कुछ मुल्ला करते माफिया। रहते हैं। मैंने तो यही नाम रखा है। तो वो तो ये चीजें यहाँ पर भी कहते रहते हैं, और जाहिर है कि जब आप हर चीज में पॉलिटिक्स डाल देंगे, आपके स्पोर्ट्स के लोग जो हैं वो भी जो पर्ची सिस्टम पर आएंगे, तो फिर टीम ऐसे ही हारेगी जैसे हारी है। और बाकी इस तरह के लोग जो कह रहे थे कि इतने पंडित वहां पे पहुंच गए थे, वो थे, तो आप भी किसी को बिठा देते। यहाँ पे भी तो कमी नहीं है, लेकिन खैर वो ऐसे मेरे ख्याल है थोड़ा सा मीडिया और टीआरपी के लिए इस किस्म की बातें हो रही थी। एंड कोई भी सेगमेंट आपका आरजू जी, इट इज अफेक्टेड बाय द सेम सोच। जैसे दानिश कनेरिया का बीच में बहुत आ रहा था, कैसे उसको शाहिद अफरीदी ने कहा था कि भाई आपको कन्वर्ट करना है। शोएब अख्तर ने भी एक जगह माना कि हाँ भाई उसके साथ खाना नहीं खाते थे ये लोग, ठीक है। उसको एक तरह से करियर को उसको पीछे ही इस वजह से किया गया। शोएब अख्तर जैसे लोग गजवाए हिंद की बात कर देते एकदम कैजुअली, नॉर्मल चलते फिरते। वकार यूनिस ने बोल दिया, रिजवान ने एक बार 2021 में जब उसने कुछ अच्छे रन बनाए थे, कि उसने हिंदुओं के बीच में जाकर सजदा कर दिया। सबसे बड़े गर्व की बात ये सोच मतलब चेंज नहीं हुई। लाख दिखा भी दें कि कुछ कुछ के भारत के दोस्त हैं, यहां पर भी आए हुए हैं इनमें से कुछ लोग ब्रॉडकास्टिंग करने, पर ये सोच किस कदर है घुसी हुई, ये बड़ी दंग कर देने वाली बात है। तो आप ये भी देखें ना कि हमारे बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो इतनी लंबी लंबी उनकी दाढ़ियां होती हैं और एकदम ही वो जी मौलवी जी। बन जाते हैं। ऐसे भी हमने बहुत से लोग देखे हैं। और उसके बाद वो मौलाना तारिक जमील और इस तरह के लोगों के पास जाकर वो बैठ जाते हैं। तो ये चीज भी तो यहाँ पर चल रही है ना। और यहाँ पर जाहिर है जब यही आपने माइंडसेट बनाकर रखा हुआ है, आपने एक कंट्री तो बना ली रिलीजन के नाम पर, लेकिन अब उसको हर तरह से हर चीज के अंदर उसमें रिलीजन डालना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है यहाँ पर। और आपने की क्या, आपने उनको शाहिद खान आफरीदी को आपने देखा होगा, वो कश्मीर के ऊपर भाषण दे रहे थे तो सब कह रहे थे शायद अब इमरान खान के बाद इनको लाना है। लेकिन यहाँ पे ये है, ये प्रॉब्लम है हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ। आपको नहीं लगता अर्जू जी, जो एक बात कही गई थी, जो जिन्ना ने बोली थी बात कि भाई रिलीजन के बेस पे हमें एक दूसरा मुल्क चाहिए, वो आज बात गलत साबित हो गई, क्योंकि रिलीजन नहीं एक्चुअली कल्चर यूनाइट करता है। बांग्लादेश क्यों अलग हुआ जब पूरा ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ टीका खान के अंडर, जहां बंगालियों को इतना मास मर्डर, रेप एंड क्या क्या जुल्म नहीं हुआ वहां पर, वॉज कि भाई इम्पोजिशन होनी है, बंगाली भाषा नहीं होनी है, उर्दू होनी है। जबकि वो उर्दू भी किस
किस तरीके से बोलते हैं। यहाँ मैं तो लखनऊ से आता हूं, तो उर्दू सुन के हम लोग हिल जाते हैं जब पंजाबी स्टाइल उर्दू चलती है। तो ये जो इम्पोजिशन था, और आज हम बलूच एरियाज में भी देख रहे हैं किस तरह से उनकी भाषा हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा वाले क्षेत्र में हो, सारी जगहों पे आज ये बात नेगेट नहीं हो जाती कि रिलीजन नहीं बट एक्चुअली कल्चर है जो लोगों को यूनाइट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये भी बताया जाता है ना कि हमारा और हिंदुस्तान का कल्चर अलग है। हम तो ये भी बताते रहते हैं, जबकि यहाँ पर सब कुछ होता तो वही है, चाहे वो शादी के फंक्शंस हो, आप किसी भी फंक्शन में चले जाएं, वहां पे हल्दी भी हो रही होगी, मेहंदी भी हो रही होगी, सारा कुछ हो रहा होगा, तो कल्चर तो हम वही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मान हम नहीं रहे। हम सिर्फ क्योंकि वो टू नेशन थ्योरी को हम कैसे उसको रिजेक्ट कर दें, कि हम क्या बताएंगे कि अगर सब कुछ एक ही है, अगर कल्चर भी एक ही है, और ठीक है रिलीजन को अगर हम ना करें, तो रिलीजन तो खैर वहां पे अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम इस वक्त हिंदुस्तान में है, लेकिन अगर हम कल्चर को ही लेकर चले तो फिर हम, आप बताइए ना, हम क्या रीजन देंगे पाकिस्तान बनाने का? हम तो फिर तो ये यही कहेंगे ना। लोगों में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? जब वो देखते हैं यहाँ पर मुस्लिम्स कितने जबरदस्त ओहदों पर भी है, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी हेड्स हैं, महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी बहुत लीडिंग लीडिंग पोजीशंस में, एंड देयर को एग्जिस्टिंग, इतनी ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रही है, उन्हें नहीं लगता ये हम लोग को मूर्ख बनाया गया, हम लोग को किस तरह से एक गलत ख्वाब बेचा गया, और आज हम कहां तक पहुंच गए, तब भी इतनी नफरत, और तब भी कहना नहीं हम जंगू कौम है, हम ये हैं, जबकि हर जगह हालत खराब हुई हुई है। मतलब इधर तो पाकिस्तान आर्मी के सैनिक कितने मारे जा रहे हैं, मैं तो ये देख रहा हूं, बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं, वहां मारे जा रहे हैं। तो ये फाइनली चेंज कब आएगा माइंडसेट में? नहीं तो होगा क्या? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू यू? लोग बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, कहां जाएगा फिर ये देश? देखिए, पाकिस्तान दो तरह के लोग होते हैं। तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अनपढ़ अनपढ़ कहते हैं उसको जिसको लिखना पढ़ना ना आता हो, ठीक है, जो पढ़ ना सकता हो, लिख ना सकता हो। एक होते हैं जो पढ़े लिखे होंगे लेकिन जाहिल होंगे, यानी उनका कुछ माइंड जो है ना, माइंड सेट जो है वैसा होता है कि वो सिर्फ एक ही तरफ सोचते हैं, सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं, उनको हर चीज में गलती दिखाई देता है। तो हमारे यहाँ ना जाहिल लोग बहुत हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ भी सही होगा। बल्कि हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उसने कहा, उनसे हम लोग बात कर रहे थे, हमारे घर पे डिनर था, तो हमने कहा ये कब ठीक होगा पाकिस्तान? उसने कहा पाकिस्तान को ठीक होने के लिए पाकिस्तान को टूटना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टूट भी नहीं रहा, कि टूट के दोबारा बनाया जाए तो फिर सही हो, इस किस्म का कुछ उन्होंने बोला। तो हम लोग बोल के हंस रहे थे, हमने कहा यार कहीं बाहर मत बोल देना, खामा कहीं गायब हो जाओगे। तो वो हमारे यहाँ तो ये भी चल रहा होता है, लेकिन यहाँ के जो लोगों के साथ आप बात करेंगे ना, तो आपको 10 में से 6 लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी बात सुनकर और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो जहालत जो है ना, वो मेरे फादर कहते थे कि जो हिंदुस्तान का या पूरा जो हिंदुस्तान था उसमें जो सबसे जाहिलों वाला एरिया था ना, वो पाकिस्तान को मिल गया। तो मैंने बल्कि अपने एक दोस्त को, इंडियन को, कहा कि मेरे फादर ऐसे कहते थे, तो कहते नहीं नहीं नहीं, वहां तो वो यूनिवर्सिटी थी और वो मैंने कहा भाई वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे थे, वो लोगों की सोच के लिहाज से बात कर रहे थे, कि जो लोग सोचते हैं, जो लोग बात करते हैं, जो लोगों का माइंड सेट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा था कि लोग जाहिल यहाँ पर हैं ज्यादातर ना। अच्छा, वो आए थे वहां से, प्रयागराज से, तो उनका कुछ और माइंड सेट था, वो यहाँ पे वो बेचारे कभी सेट ही नहीं हो पाए, पूरी लाइफ उनकी यहाँ पर वही याद करते हुए गुजर गई कि वहां पर ऐसे था और वहां पर वैसे था, क्योंकि जाहिर है ऐसे कोई छोटे से बिल्कुल तो नहीं आए थे ना कि भूल जाए। तो बच्चे जरूर थे लेकिन इतने छोटे भी नहीं थे कि उनको याद ही कुछ ना रहे। तो फिर जाहिर है कि वो चीज यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो। बल्कि कई बार तो जैसे मिस्टर जिन्ना की आपने बात की, तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि फौज को फौज की जगह पे रखेंगे, सब लोगों को अपनी आजादी होगी अपने टेम्पल्स में जाने की, अपने गुरुद्वारों में जाने की, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। और उसके बाद वो तो खैर हमारे यहाँ जब 14 अगस्त या कोई भी इस तरह का कोई होता है ना कि 6 सितंबर है या कुछ है, तो टीवी पे आया करता था, पहले पीटीवी था ना, तो पीटीवी पे अभी भी खैर आता रहता है कि मिस्टर जिन्ना ने ये कहा, मिस्टर जिन्ना ने वो कहा। तो जब मेरे फादर थे तो वो कहते थे कि मिस्टर जिन्ना भी हैरान हो रहे होंगे, कहते होंगे ये मैंने कब कहा। तो वो तो मतलब कुछ भी यहाँ पर चल रहा होता है, लेकिन हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में झूठ लिख रखा है। जब तक हम मेरी जनरेशन क्या, मेरे बाद वाली जनरेशन ने भी यही पढ़ा है कि हमने भारत के साथ 4 जंगें की और चारों की चारों जंगें भारत ने शुरू की और भारत हार भी गया। तो हमने तो सारी जंगें भी जीत कर रखी हुई थी। अभी जब हम गए, हमें ऐसे लोग मिले
और जिन्होंने हमें बताया या जिनको हमने सुना और हमें पता लगा अच्छा। तो अब जब हम बात करते हैं ना, तो यानी मेरे शो में एक ब्रिगेडियर साहब आए, और खैर एक ही बार आए, दोबारा नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि जी 1971 में जो रेप हो रहे थे बांग्लादेश साइड पे, वो बेसिकली इंडियंस कर रहे थे। मैंने कहा इंडियंस कर रहे थे, वो तो कहते हैं पाकिस्तानी। नहीं, उन्होंने यूनिफॉर्म पाकिस्तान की पहन रखी थी। तो अब आप उनको क्या चैलेंज करेंगे, आप बताएं जरा, क्या करेंगे आप? ऐसे ऐसे तो लोग बैठे हुए जो हमें हिस्ट्री बता रहे। तो उसके बाद बल्कि मैं बता भी देती हूँ, अमजद शोएब साहब थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब थे। वो बाद में खैर उनका मुझे एक बड़ा सख्त किस्म का मैसेज आया था, पता नहीं उन्होंने कोई ट्विटर पे कुछ देख लिया था, तो उन्होंने मुझे कि शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम क्या लिख रही हो। तो उसके बाद मैंने उनको जवाब ही नहीं दिया। तो वो इस किस्म की बातें यहाँ पर लोग करके जाते हैं। फिर उसके बाद एक साहब और मेरे साथ इंडियन टीवी पर आए, वो भी फौज से थे, रिटायर्ड। वहां पर जाहिर है कि जो भी बात हो रही थी, मैं थी, वो थे, और 3 पैनलिस्ट और थे। तो वो मुझे बाद में उनका फोन आया, मुझे कहने लगे कि तुम क्या करी थी वहां पे? मुझे लग रहा था मैं 3 नहीं, मैं 4 लोगों से लड़ रहा हूँ, तुम भी वहां शामिल हो गई। तो मैंने सिर्फ उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा सर क्या मैं झूठ बोल रही थी? तो कहने लगे नहीं, झूठ तो नहीं बोल रही थी। मैंने कहा फिर? कहते हैं नहीं, हर जगह नहीं ऐसे बोला जाता, डिफेंड किया। मैं कहा क्या डिफेंड करूं मैं? तो फिर वो मुझे कहते हैं अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें इंडियन मीडिया पैसे कितने देता है ना? तो मैंने कहा सर आपको कितने देता है? कहने लगे मैं तो नहीं लेता। मैंने कहा सर जाहिर है आप क्या लेंगे, आप तो पूरा मुल्क खा गए, आपको पैसों की क्या जरूरत है? फिर कहते हैं ये तुमको ना, ये तुम्हें वो सिखा रहा है, उन्होंने फौरन ही मेजर गौरव का नाम ले दिया, ये सब तुमको ना गौरव आर्या ने सिखा रखा है, तुम इसलिए ऐसे करती हो। तो मैंने कहा सर मुझे किसी ने नहीं सिखा रखा, मेरा दिमाग काम कर रहा है और मैं देख रही हूँ। तो बस उसके बाद उन्होंने भी मेरे चैनल पे आने से तौबा की, दोबारा नहीं आया। तो यहाँ ये हो रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके क्या आपकी सोच है? आपकी सोच क्या, और जनरल पब्लिक की वहां पे क्या सोच है? मतलब हेट्रेड है, थोड़ा एडमिरेशन है कि भाई बहुत अच्छे से संभाला इंडिया को? व्हाट डू दे थिंक ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी? देखिए 2019 तक तो बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, लगता था कि मोदी जी के जो पॉलिसीज हैं वो गलत है, पाकिस्तान को लेकर गलत है, मुस्लिम्स को लेकर गलत है। वो जो उनके गुजरात के दंगे हैं वो बहुत सुन रखे थे। तो हर एक ही, मेरे समेत, हम सभी सोचते थे कि गलत किया उन्होंने। ठीक है, उनको उनको यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता था, सबको लगता था कि ये मुस्लिम्स के साथ भी गलत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिसीज तो खैर है सो हैं। तो एक बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट जो है वो चला करता था। उसके बाद अच्छा, बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे दोनों देशों में ना हम लोगों ने अपने अपने मीडिया बैन कर रखे, मतलब हमारे यहाँ आपका मीडिया नहीं आएगा, आपके यहाँ हमारा मीडिया नहीं जाएगा। तो लोगों को उस वक्त तक सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं लोग इस्तेमाल कर रहे थे 2019 तक। मतलब मैंने खुद ने 2019 में अकाउंट बनाया, तो हम लोग वही सुन रहे और पढ़ रहे थे और समझ रहे थे जो टीवी पर आ रहा था। तो हमें वही लगता था। मैं अपनी भी बात करी, मैं खुद भी ऐसे ही थी। उसके बाद ये हुआ कि सोशल मीडिया आया, फिर लोगों ने टीवी पे देखना शुरू किया, डिश वगैरह लोगों ने, कईयों ने डिश लगाई, मेरे घर में भी डिश है, सबने फिर वहां के चैनल्स भी देखने शुरू किए, न्यूज देखनी शुरू की, लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो अब वही चीज जो है वो उलट हो गई है, बिल्कुल आप समझें कि एकदम ही से जो है वो 180 डिग्री के ऊपर जैसे घूम जाते हैं ना, तो वो हो गया। और अब लोग जो हैं वो मोदी जी की तारीफ भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी भारत की इकोनॉमी भी अच्छी हो गई है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, वो अमेरिका से भी बात करेंगे लेकिन वो रशिया से ऑयल भी लेंगे। तो इस तरह की चीजें जो हैं, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, चाहे वो इमरान खान थे, वो जी अब एमबीएस का जहाज लेके चले गए, तो एमबीएस ने वापस मंगा लिया प्लेन। अच्छा, एमबीएस ने प्लेन क्यों वापस मंगा लिया? आपने मुझसे पूछा नहीं, फिर भी बता देती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा था, मुझे लगता है कि वो ये गए एमबीएस वहां मोहम्मद बिन सलमान से मिले इमरान खान। प्लेन उन्होंने कहा ठीक है अमेरिका जाने के प्लेन ले लो, और उसके बाद प्लेन में बैठ के उन्होंने एमबीएस को भर भर के बुरा भला बोला। ठीक है, अब वो प्लेन भी उनका था, तो उनके प्लेन में कुछ ना कुछ लगा हुआ था, तो वो रिकॉर्डिंग उन तक चली गई, और उसके बाद उन्होंने कहा बहुत हो गई, यदि मेरा ही प्लेन लेके जाओगे, साले मुझे ही को गालियां सुनाओगे। तो उन्होंने और जब हमें पता लगा, लिटरली हम लोग हंस हंस के, हम लोग पागल हो गए हंस हंस के, जब हमें पता लगा ना। तो एमबीएस ने इसलिए अपना प्लेन वापस बुला लिया, तो वहां से फिर इमरान खान खुद वापस आए। तो हम लोग कहे यार ये कौन सा तरीका है, जब उन्होंने प्लेन दिया ही था तो वापस क्यों? पता लगा वो बैठ के इमरान खान साहब ने एमबीएस को वो बुरा भला कहना शुरू किया। उन्हीं का प्लेन था, जाहिर उसमें कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा उनकी रिकॉर्डिंग के लिए या सुनने के लिए, वो उन तक पहुंच गया।
उन्होंने ट्रांसलेशन भी करवा ली, अगर इमरान खान पंजाबी बोल रहे होंगे या कुछ और बोल रहे होंगे तो वो भी उनको पता लग गया, तो उसके साथ ही उन्होंने प्लेन वापस। तो हमारे यहाँ ये हरकतें भी होती हैं, तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि कितने मेच्योर किस्म के हमारे पॉलिटिशियंस हैं। नहीं, इमरान खान आपने जो नाम ले दिया ना, मतलब मैं आपको बताऊं, इमरान खान की एक थोड़ी सी इमेज थी, भाई क्रिकेट खेले हुए हैं, ये सब हैं। उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है अपनी इमेज का और जो हरकतें करी, आई थिंक ही इज द बिगेस्ट लेट डाउन, अगर आप मुझसे हाँ पूछो। और इंडिया में तो लोग चाहते हैं आ जाए वो आ जाए और कर देगा वो, और chaos का एजेंट है वो। मतलब व्हाट, और इतना कॉन्फिडेंस था उस बंदे को, इतनी अपनी फुलिशनेस में इतना गजब का कॉन्फिडेंस था कि हम अमेरिका से अब ऐसे बात करेंगे, हम इससे ऐसे बात करेंगे। तालिबान आ गए तो वो इतने खुश हो गए थे जैसे पता नहीं क्या हो इनको। कहा जाता था ना, ये भी तालिबान कुछ कहा जाता था इनको, इमरान खान हाँ, को भी तालिबान खान, तालिबान खान। तालिबान खान कहा जाता था। इतने खुश हो गए थे जब तालिबान आई, और जहां तालिबान आई 2021 में, उसके बाद क्या हालत हुई है पाकिस्तान की, ये हम सबको पता है। तहरीके तालिबान ने भी क्या हरकत करी, प्रिजनर्स रिलीज कर दिए जेल से, आपको तो याद ही है वो हाँ, पूरी जो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या फुलिशनेस करी है इमरान खान ने। आई थिंक इमरान खान एक बहुत बड़ा लेट डाउन है। आपको क्या लगता है देखिए about इमरान देखिए, खान? वैसे तो जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान, क्या शहबाज शरीफ तक जितने लोग भी आए, सबको स्टैब्लिशमेंट लाई है। पाकिस्तान में कोई वोटिंग के कोई जरिए नहीं नहीं आया। आता। मैं तो हमेशा कहती हूँ, पता नहीं इलेक्शन क्यों कराते हैं, खामा-खाई का पैसा खर्च होता है। उसके वजह सुबह अनाउंस कर दिया करें कल से ये प्राइम मिनिस्टर है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इमरान खान जो है वो भी सबसे बड़ा लेट डाउन रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, उनको लाया तो गया था और उनका ख्याल था कि अब ये इमरान खान एक तीसरी कुवत के तौर पे, या समझे थर्ड पार्टी के तौर पे इमरान खान आए थे। उससे पहले पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी रही थी। तो इनका ख्याल था कुछ चेंज होगा। लोग भी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी देर में बेजार हो जाते हैं, उनको लगता है कि कोई नया फेस आना चाहिए, तो वो इमरान खान की शक्ल में लाए। लेकिन इमरान खान को कुछ नहीं आता था, यानी कुछ उनके नहीं। लाने वाले भी जो थे वो रो पड़े ना, कि आज को लोग कितना बातें बताएं। सुनते थे, हम लोग बातें सुनते थे, उसको दंग रह जाते थे, क्या बोलते थे वो। मुर्गियां बाप। पाल लो, बकरियां पाल लो। कभी आते ही उन्होंने भैंसे बेच दी। हाँ, वो जो पार्लियामेंट में थी, वो भैंसे बेच दी। कभी क्या कर दिया। तो कहते तो वो ये ये थे गधे कि और मैं, कुत्तों का भी अब स्टार्ट हो गया ना, अब हाँ, पाकिस्तान की ओर वो से तो गधे चाइना और को, कुत्तों का ट्रेड टू हाँ चाइना स्टार्ट हो गया हाँ, है। वो ये तो सब चल रहा जो है। नॉट वो जस्ट छोड़े, अ गुड न्यूज गवादर में शॉप रियलिटी। खुल गई है। गवादर में हमने रेस्टोरेंट बना दिया है गधों का। वहां पे आपको वो चिकन टिक्का होता है ना, आपको गधा टिक्का मिल जाएगा। तो वो भी शुरू कर दिया हमने, चाइना को खुश करने में। तो इमरान खान ने तो खैर बहुत ब्लंडर्स किए, लेकिन इमरान खान को एक क्रेडिट जरूर है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दो ग्रुप बनवा दिए। एक वो था जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था, एक वो था जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसीलिए आप देखें, इमरान खान जेल में जरूर है, लेकिन इमरान खान के वो आराम से रह रहे हैं, जो हमने पहले कभी नहीं देखा। ना बेनजीर भुट्टो को, ना जुल्फिकार अली भुट्टो, ना नवाज शरीफ, सब एक आराम से जैसे जेल होती है उसमें रहते थे ना। इमरान खान को बहुत फैसिलिटीज मिली हुई है। और अभी भी इमरान खान मिलने जा रहे हैं ना, कोई उनसे मिलना चाह रहे हैं, पर उनको शायद कहा गया है रिलीज हो सकते हैं इमरान खान, बट ही शुड नॉट मीट द मीडिया, कुछ ऐसा हुआ है, इफ आई एम नॉट हाँ, रॉन्ग। ऐसा है कि जो लोग मिलने जाएं तो इमरान खान से मिल सकते हैं, लेकिन वो बाहर आके, हाँ एग्जैक्टली, मीडिया से बात नहीं करेंगे। दूसरा, इमरान खान से कहा जा रहा है कि वो 9 मई के लिए माफी मांग लें, तो आपको छोड़ दिया अपराइजिंग करी जाएगा। थी उन्होंने हाँ, 9 तो में, वो हाँ। इमरान खान नहीं करे। देखिए, अगर वो माफी मांग लेंगे, फिर तो एक नया केस बन जाएगा उनके ऊपर कि उन्होंने ऐसा किया है। तो उनको पता है वो फिर पकड़े जाएंगे बाहर, तो वो फिर भी नहीं आ पाएंगे। अगर वो मान भी जाए, माफी भी मांग लें, तब भी वो बाहर तो नहीं आ सकते। और इस वक्त जो है वो इमरान खान जो है ना, वो बिल्कुल समझे कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। और उनको लेकर, क्योंकि उन्होंने लोगों को बहुत, उनका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में आपको नहीं दिखेगा। कि जितना इमरान खान जो हीरो बने हैं या प्राइम मिनिस्टर बने, वो सोशल मीडिया की वजह से बने हैं। उधर से बात कर करके इमरान खान के लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बहुत आता है और बहुत अच्छा आता है। इसी वजह से इमरान खान सरवाइव कर रहे हैं अभी तक। नहीं, सरवाइव तो चलिए एक बात है। आपको तो अभी आई थिंक पीएमएलएन ने अभी एक डाला था, मैं अभी देख रहा था उसमें, आपको तो उन्होंने इंडियन ही घोषित कर दिया। आपको और गौरव आर्या जी को आई थिंक दोनों का कुछ डाला था और कहा है कि ये इंडियन है। तो भाई आपको मतलब ये लोग सोच से भी, नागरिकता से भी, हर तरह से इंडियन घोषित करने पे लगे, चक्कर क्या है ये? मैं बल्कि इंडिया के ही, इंडियन हाई कमीशन के ही अफ्तार डिनर पे गई थी, तो वहां पर हमारे एक दोस्त आए हुए थे लाहौर से, और उन्होंने मुझे बताया कि वो
ऐसे ऐसे PMLN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या ऑफिशियल अकाउंट जो है ट्विटर का, वहां पे उन्होंने, मैंने कहा अच्छा मैंने तो नहीं देखा। वो कहते हैं हम समझे आपने देखा। मैंने कहा मुझे भेजिएगा। तो ये आप सोचें, ये इनके दिमाग की हालत है। अब वो क्या रहता है कि बलूचिस्तान के ऊपर उन दिनों ट्वीट्स चल रही थी और मेजर गौरव ने ट्वीट किया, मैंने उनके ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। नीचे जो थी वो न्यूज थी जो मैंने लगाई थी कि जो कुछ हो रहा था, तो उसको उठाकर उन्होंने स्क्रीनशॉट लगा दिया। और दूसरी तरफ उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाया पीटीआई का, पीटीआई की जो ऑफिशियल पेज है, और कहा ये देखिए जी पीटीआई का और भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेम है। तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे इनको यही नहीं पता। इन्होंने जाके मेरा प्रोफाइल चेक करने की कोशिश तक नहीं की। और ऐसा नहीं है कि मुझे पाकिस्तान में आप बोले कि कोई जानता नहीं है, ये हाँ हाँ, वही सब मैं कह जानते रहा हैं। हूँ। लेकिन ये पता नहीं किस लिए इस बात को कर रहे थे कि ये इन्होंने और क्या बेवकूफी की। यहाँ पे इतने मीम्स चले हैं आपके। एक ने तो मीम डाल दिया कि हमें पता नहीं है पर आरजू जी इंडिया में भी थी, प्रयागराज में कुंभ में भी आई थी। आपकी एक फोटो आपकी एक फोटो भी डाल दी कि कुंभ में भी देखा गया था आरजू जी को। और नीचे हाँ लिखा है हेटर्स विल से दिस इज फेक बट दिस इज एक्चुअली अ हाँ रियल पिक्चर। तो ये आपको तो मतलब ये लोग इंडिया में लोग बहुत जगहों पे, यहाँ पर भी थी, मोदी जी के साथ सेल्फी भी ले रही थी आरजू जी। तो हाँ ये आपको लेके मीम्स और पाकिस्तान को लेके देखिए, एक बात तो हम लोग पाकिस्तान को पूरा क्रेडिट देते हैं। आपको मैं साफ बताऊं, मैं इट इज द मीम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इतने मीम मटेरियल, इतना ओरिजिनल मीम कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता दुनिया में, कहीं भी नहीं मिल सकता। मैं आपको बताऊं, एक अभी मैंने मीम देखा, आपने जब बताया ना कि एक गधों का रेस्टोरेंट बन गया है वहां पर, हाँ तो उसकी एक पिक्चर आई हुई थी। अगली बार जब मैं आपके साथ करूंगा तो उसमें वो मीम्स दिखाऊंगा। अभी इस समय मैं, मेरे पास उस पर लिखा था, एक आदमी खड़ा हुआ था और वो गधे का रेस्टोरेंट था और एक गधा था, तो लिखा था गेस स्पॉट द रियल डोंकी इन द ऐसे ही है। यानी वो चाइना डोंकी को बहुत है खुश इसमें। करने के चक्कर में ना, चाइना को हम बहुत ज्यादा खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं ना, तो हम्म। उससे ये हो रहा है कि अब हमने ये तक शुरू कर दिया। और एक आपके यहाँ जो भाई इंग्लिश बोली जाती है, उसके हम्म उसके इंटरनेशनल लेवल फैंस है। मतलब आप सोच नहीं सकते, जब आपके यहाँ के लोग, कई लोग, आप तो खैर हम्म आप लोग तो अच्छा बोलते हो कुछ लोग, बट कुछ जो आते हैं आपके यहाँ से, वो जब स्पेशली न्यूज चैनल्स पे आ जाते हैं और हम्म फिर वो इंग्लिश में बोलते हैं, जबकि उनके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश में ना बोलने का भी, वो चाहे तो इंग्लिश ना हम्म। बोले, पर फिर जब वो इंग्लिश खोलते हैं तो आप ये समझ लो, कई लोग जो मैं कब्र में होते हैं वो हिलने लग जाते हैं कि भाई मैं बंद कर मैं दो मैं अत्याचार आपको को। एक वीडियो भेजूंगी। बिल्कुल ऑप्शन होता है, और जहां नहीं है बात करनी, और कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप उसको ट्रांसलेट नहीं, बल्कि मुझे एक बार अर्नब के शो के लिए कहा जा रहा था, तो मैं उनके जो कोऑर्डिनेटर है उससे दोस्ती है, 4-5 साल से हम लोग जानते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आ रही। मैंने कहा अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर रही होती हूँ, तो मैंने कहा अर्नब दूसरा क्वेश्चन कर देता है, फिर मैं दूसरे को ट्रांसलेट कर रही होती हूँ तो वो तीसरा आ जाता है। मैंने कहा मैं नहीं कर रही, तो वो आप लोग हंस रहे थे। लेकिन एक वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें कोई अम्बेसी, आई थिंक अमेरिकन अम्बेसी के कोई एम्प्लॉय है, और उसको हमारे मीडिया के लोग बात कर रहे हैं। अब उनसे पूछना चाह रहे थे कि आर यू ड्रंक, तो उसको कह रहे हैं आर यू टून, नहीं आर यू टून तो वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, तो मैं आपको भेजूंगी। तो वो बेचारा वो कह रहे टून, व्हाट डू यू मीन बाय टून, तो वो उसको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो वो हमारे लोग इसमें, मुझे तो लगता है सब कॉन्टिनेंट से अंग्रेज इसीलिए गए होंगे, हम लोगों की इंग्लिश सुन ली हाँ, होगी, डर उन्होंने गए वो कहा लोग, यहाँ से निकलो, खौफ यहाँ में से आ गए निकलो। कि भाई ये नहीं झेल पाएंगे। और आपके यहाँ एक और ट्रेंड मैंने देखा है, 2-3 लोग एक साथ हम्म एक पेड़ के नीचे बैठ के कुर्सी पे या कहीं पे अपने ही लोगों को गाली देना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मतलब इतना दिल खोल के गाली के, मतलब हम भी 2 बार ऐसे गाली देने में वो करें कि हम तो जिल्लत भरे लोग हैं, हमें तो गधों पे घुमाया जाए तो अच्छा होगा, इतना ज्यादा। और वो इतने चलते हैं, मटेरियल इतना चलता है कौन है आपके वो लोग, मटेरियल। सब मैंने नहीं। अरे वो आपके जो 2 हैं जो क्रिकेट टीम को लेते हैं, क्रिकेट टीम की तो आई तई फेर देते हैं बिल्कुल, आपके यहाँ बहुत है ये। तो मैं ये अच्छा। जानना चाह रहा था कि क्या पाकिस्तान में अब हर आदमी तो यूट्यूब चैनल खोल रहा है वहां पे, हर हम्म व्यक्ति की यूट्यूब चैनल है, मतलब हम्म घर हो ना हो एक यूट्यूब चैनल पक्का है। तो जैसे यहाँ पे होता है कि भाई बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा बड़े होके, क्या वहां पे बचपन ही से स्टार्ट हो जाता है, बेटा तुम्हें मीम बनाने होंगे, बचपन ही से थोड़ा मजाक मजाक करना शुरू करो, तुम्हारा पता नहीं यूट्यूब अब, चैनल खोल देते हैं, क्या होता है नहीं वहां पे? अब बहुत, अब मेरे ख्याल है अब बहुत बढ़ गया है। जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 2020 में शुरू किया था, तो उन दिनों कोविड आया हुआ था। तो हम्म कोविड की वजह से टीवी चैनल जो पहले टीवी चैनल के साथ शो करी थी, मैंने वो शो छोड़ दिया। और मैं घर हम्म पे थी कि भाई वहां पे इतनी एहतियात नहीं है, बहुत लोग बीमार हो रहे थे, तो एवरीबडी वाज वरीड कि नहीं नहीं तुम मत करो।
तो तब मुझे मेजर गौरव और वैभव सिंह उनके साथ होते हैं, जी जी उनके दोस्त जी, तो उनसे मेरी बात होती थी, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि खाली क्यों बैठी हो, यूट्यूब कर लो। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं आता यूट्यूब, कैसे कर लो। तो बेसिकली इन दोनों ने मुझे फिर यूट्यूब सिखाया कि ऐसे बनाते हैं, ये करते हैं। इवन वंस आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं बड़ी थैंकफुल हूँ, इवन आई एम सो थैंकफुल टू मेजर गौरव आर्या और वैभव के, जिन्होंने कि मुझे जो है यूट्यूब सिखाया। तो एक दिन बल्कि वीडियो शीडियो बना ली मैंने लगा दी। अब मुझे बोला कि वैभव सिंह से मेरी बात हो रही थी, मुझे कहने लगे थंबनेल लगा देना, थंबनेल से अच्छा मुझे ये भी नहीं पता थंबनेल क्या होता है भाई, थंबनेल क्या होता है। तो मैंने कहा मैं इनको बोलूंगी तो ये क्या सोचेंगे कि यार ये कितनी जाहिल है, इसको ये भी नहीं पता थंबनेल क्या होता है। तो आई जनरली गूगल करके ना मैंने कहा थंबनेल क्या होता है निकालूं। तो वो इस तरीके से स्टार्ट लिया। फिर मेरे साथ कई दूसरे लोगों ने शुरू किया, यहाँ से डॉक्टर कमर चीमा जो हैं उन्होंने भी अपना, मेरे बाद कुछ टाइम के बाद चीमा साहब ने भी अपना चैनल जो था वो स्टार्ट किया। लेकिन वो वाला क्रेज नहीं था जो अब है ना, कि आपको चलते फिरते आपको जो है ना वो हर कोई यूट्यूब पे दिख रहा है, और कोई बात आती हो ना आती हो, घर की फैमिली की वीडियो बना रहे हैं, मम्मी ये कर रही है, सिस्टर वहां खाना बना रही है, भाई सो रहा है। नहीं, और अब तो वो इस तरह की वीडियोस भी आती है ना। अपने देश को बहुत गाली देते हैं उसमें, अपने पाकिस्तान को इतनी गाली, और बिल्कुल बेबाक होके, और मीम्स जो उससे जो इतने मजेदार मीम्स निकलते हैं कि इसमें तो भाई आप लोग का कोई वो नहीं है जो मीम्स अच्छा मटेरियल दिया नहीं, है लेकिन मैंने ये वीडियोस नहीं देखी नहीं, अनफॉर्चुनेटली। मुझे आप देखिएगा, ये अच्छा है, अभी तक नहीं देखे पर देखिएगा, इट्स गुड फन, मतलब हंसी और मजे आएंगे आपको देखने में। एंड में चलते चलते आरजू जी, व्हाट डू यू थिंक, मतलब इज देयर एनी एनी होप कि भाई ये हो जाए तो शायद हमारी चीजें ठीक हो जाए, मतलब व्हाट इज योर मैसेज टू टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, टू एवरीवन, कि क्या एक चीज हम चेंज करें तो थोड़ा सा देयर इज होप कि भाई ये कुछ हो सकता है यहाँ, बिकॉज भारत से लड़ाई करना और हमारी हजारों साल की जंग चलेगी और गजवाए हिंद हम करेंगे, वो तो भूल जाओ, वो तो कुछ होना नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है आज, ठीक है, भारत कहाँ है पाकिस्तान कहाँ है बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ कुछ हो सकता है, डू यू थिंक, क्या एक चीज चेंज हो माइंड में, वायरिंग में, जिससे कि पूरी चीज थोड़ी बेटर हो सकती है, एटलीस्ट एक अच्छा जीवन जी सकते हैं लोग वहां पे भी? देखिए लोग अब मेरे ख्याल है अब लोग आवाज उठाने लगे हैं, लोग निकलने लगे हैं। अभी ये सरदार खान अख्तर महगल साहब जो है, सरदार अख्तर महगल साहब जो है, उन्होंने भी कहा है कि वो प्रोटेस्ट एक अरेंज कर रहे हैं बलूचिस्तान के लिए, और उसमें तमाम कंट्री के लोग निकले। तो मुझे लगता है कि लोग अब पहले जैसा करंट डर नहीं रहे हैं। जो पहले बहुत डरा करते थे ना कि कोई उठा के ले जाएंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, अब लोग कह रहे हैं कर लो, ठीक है। मुझे खुद लेटर आ चुके हैं FIA के, मुझे कहा कि जी आप पहुंचे लो और ये करें वो करें, तो मुझे कहते हैं उठा लेंगे, मैंने कहा उठा लें, फिर यही हो सकता है। लेकिन 2 4 6 लोग जो हैं उनसे तो इनका गुजारा नहीं होगा ना। अब तो लोग लाखों करोड़ों की तादाद में लोग बात कर रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं। इसी चीज को और बढ़ाना होगा, इसी चीज को लोगों को बात करनी होगी, अपने लिए ना सही, अपने आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए आप लोगों को उठना पड़ेगा। और अगर आप अपने राइट्स के लिए नहीं आवाज उठाएंगे तो हमारी हालत और बद से बदतर होती चली जाएगी। यहाँ पर आपने देखा होगा ह्यूमन स्मगलिंग के जरिए कितने लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, कई बार जो जा रहे होते हैं वो वापस भी नहीं आते, उनकी कश्ती है जो भी होती है वो डूब जाती है, और कई प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब चेंज अगर कोई आ सकता है तो यही कि यहाँ के लोगों को अब जो गलत हो रहा है उसको गलत ही बोलना पड़ेगा, आप गलत को सही ना बोले। और खैर फिर भी हर जमाने में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो गलत को सही और सही को गलत बोलेंगे, और उनकी प्रॉब्लम भी मैं समझती हूँ, और उनको पैसा भी मिल रहा होता है और उनको डराए धमकाए और डर भी जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली ऐसे लोग भी होंगे जो बात को सुनेंगे, जो डरेंगे नहीं और आवाज उठाएंगे। तो मेरे ख्याल है तभी चेंज आएगा, बाकी कोई एक चीज बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए आरजू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत खुल के आज बातचीत हुई, बहुत चीजों पे बातचीत हुई, एंड इट वाज अ प्लेजर कनेक्टिंग विद यू। देखते हैं आपकी कितनी बात सुनते हैं वहां पे, आप तो वहां पर डटी हुई हैं, आवाज उठा रही हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आप एटलीस्ट सच बोल रही हैं, जो सच है, रादर देन द टिपिकल कि भाई हर चीज एंटी इंडिया और हमारी भारत से जंग है और ये है, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं है। तो आई एम नहीं, ग्लैड यू आर रेजिंग अ वॉइस अगेंस्ट ऑल्सो जो ऑपरेशन हो रहा है माइनॉरिटीज का, हिंदू सिख्स के साथ भी जो जो गलत हरकतें हुई, एटलीस्ट समबडी हैज हैड द गट्स टू रेज दिस वॉइस। लेकिन हमारी करण, सॉरी जी एक जी जी मिनट और लूंगी, करण जी हमारी जी सिर्फ भारत से तो प्रॉब्लम नहीं चल रही ना।
हमारी तो ईरान से भी प्रॉब्लम है, हमारी तो अफगानिस्तान से भी प्रॉब्लम है, और अब तो चाइना भी शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमें अपनी अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो हो जाएगी तो हमारी तमाम नेबर्स जो हैं उनके साथ जो है हमारी बातचीत हो जाएगी। और सबसे पहले ये हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना हम बंद करें। जो जाकिर नाइक को हम बुला के बैठ जाते हैं, वो वाली हरकतें हम जब तक बंद नहीं करेंगे, इसका मतलब है हम सुधरने वाले तो है नहीं। तो हमारे ऊपर कौन बिलीव करेगा, कौन ट्रस्ट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक शेर है ना, ताउम्र पाकिस्तान यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ आईना करता रहा। साफ करता रहा। तो धूल चेहरे पे आपने जैसे बात स्वीकारी, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड ऑनेस्टी थैंक यू। इस बात को थैंक यू। स्वीकारना कि भाई ये है, दिस इज वेयर वी नीड टू चेंज। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच आरजू जी, इट वाज थैंक अ यू। प्लेजर थैंक कनेक्टिंग यू। विद यू एंड आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू अगेन। थैंक यू। श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।